वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में जल्द आएगी 1,000 रुपए की दूसरी किस्त। यूपी में ई श्रम धारकों के खाते में अब जल्द 1,000 रुपए की दूसरी किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि योगी सरकार विधानसभा चुनाव की जीत की खुशी का जश्न ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में दूसरी किस्त भेजकर मना सकती है। बता दें कि ई श्रम कार्ड धारकों को नवंबर से मार्च तक प्रतिमाह 500 रुपए की मदद योगी सरकार की ओर से दी जा रही है, जिसके नवंबर और दिसंबर की पहली किस्त जनवरी माह में पंजीकृत कामगारों के खातों में ट्रांसफर की गई थी। अब इसकी दूसरी किस्त के रूप में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए जाने बाकी हैं, चूंकि अब विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। सीएम योगी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। नई सरकार का गठन होली से पहले संभव। यूपी में एक बार फिर से भाजपा सरकार बनने जा रही है। 403 सीटों वाले इस प्रदेश 255 सीटें पाकर भाजपा ने इतिहास रच दिया। एक बार फिर से यूपी की सत्ता संभालने जा रहे सीएम योगी अब इस्तीफा देने के लिए लखनऊ स्थित राजभवन पहुंचे। काफिले के साथ राजभवन पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि इससे पहले सीएम योगी ने पिछले कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक की और इसके बाद वो सीधे इस्तीफा देने के लिए निकले। इस्तीफा देने के बाद सीएम योगी अब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जुट गए हैं। चीनी मिल में कब बंद होगी पेराई, किस डेट के बाद नहीं खरीदा जाएगा गन्ना। बलरामपुर चीनी मिल्स की तुलसीपुर यूनिट का पेराई सत्र समाप्ति की ओर है। गुरुवार से मिल गेट व क्रय केंद्रों पर किसानों से गन्ने की खुली खरीद की, जो आज 12 मार्च तक चलेगी। चीनी मिल तुलसीपुर के मुख्य महाप्रबंधक योगेश कुमार सिंह ने बताया कि चीनी मिल पेराई सत्र 2021-22 में कुल 49 गन्ना क्रय केंद्र संचालित किया गया। 22 केंद्रों पर खुली खरीद कर पेराई योग्य संपूर्ण गन्ना खरीद करके क्रय केंद्र को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। गुरुवार से 27 क्रय केंद्रों और मिल गेट पर गन्ने की खुली खरीद की जा रही है। सीबीएसई ने टर्म 2 कक्षा 10 की परीक्षा की डेट शीट जारी की। सीबीएसई बोर्ड ने टर्म 2 कक्षा 10 परीक्षा की डेट शीट और कक्षा 12 परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी। सीबीएसई टर्म 2 की परीक्षाएं 26 अप्रैल 2022 से शुरू होंगी। सीबीएसई बोर्ड के लाखों छात्र समय टर्म 2 परीक्षा की डेट शीट का बड़ी ही उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे थे। छात्रों की इस उत्सुकता को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 11 मार्च 2022 को सीबीएसई परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी। सीबीएसई मुख्य विषयों की बात करें तो कक्षा 10 के छात्रों का पहला पेपर 27 अप्रैल को इंग्लिश का होगा। इसके बाद 2 मई को होम साइंस का पेपर होगा। प्राइवेट वार्ड की अव्यवस्थाएं दूर की जाएं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने राजभवन स्थित प्रज्ञा कक्ष में लखनऊ के चिकित्सा विश्वविद्यालयों और संस्थान के नवाचार एवं विचाराधीन नवाचारों के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। प्रस्तुतिकरण के दौरान उन्होंने अस्पतालों में चिकित्सा के दौरान मरीजों और तीमारदारों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को आसान करने, गंभीर रोगियों को शीघ्र और निकटतम चिकित्सालय पर चिकित्सा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सहित चिकित्सालयों की तकनीकी और आर्थिक व्यवस्थाओं पर चर्चा की। राज्यपाल ने बैठक में सभी अस्पतालों में टेलीमेडिसिन की व्यवस्था को विकसित करने पर जोर दिया। अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा में 1861 चयनित। अभिलेख व अर्हता परीक्षण के बाद होगा अंतिम चयन। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के रिक्त 672 पदों पर चयन के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि रिक्त पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 2 गुना 1861 अभ्यर्थियों को अर्हता अभिलेख आदि परीक्षण के लिए अहर घोषित किया गया है। अर्हता अभिलेख परीक्षण के संबंध में आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अलग से जानकारी दी जाएगी। इसी माह शुरू होगी पीसीएस 2022 की भर्ती प्रक्रिया। अब तक 300 पदों का मिला दियाचन। पीसीएस 2022 की भर्ती प्रक्रिया इसी माह शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अब तक पीसीएस के तकरीबन 300 पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण नई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी थी, चूंकि अब चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। ऐसे में आयोग के सामने भर्तियों को तेजी से आगे बढ़ाने की चुनौती है। माना जा रहा है कि लोक सेवा आयोग जल्द ही पीसीएस 2022 का विज्ञापन जारी करेगा। यूपीपीएससी के कैलेंडर में पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा इस वर्ष 12 जून को प्रस्तावित है, जबकि मुख्य परीक्षा 27 सितंबर को होनी है। योगी कैबिनेट ने प्रचंड जनादेश के लिए जनता का किया अभिवादन।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद शुक्रवार को अपने पहले कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक की। इसमें विधानसभा सामान्य निर्वाचन में भाजपा को अपार जन समर्थन के लिए जनता जनार्दन का अभिनंदन करते हुए आभार प्रकट किया। कैबिनेट ने नेतृत्व व मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कहा गया कि प्रदेश की जनता ने न केवल भाजपा की नीतियों में विश्वास जताया, बल्कि प्रचंड बहुमत देकर प्रदेश में सरकार के गठन का मार्ग भी प्रशस्त किया है। आ गई परिणाम की घड़ी। यूपी पुलिस एसआई की 9534 भर्ती का रिजल्ट uppbpp.gov.in पर होगा जारी। यूपी चुनाव परिणाम के बाद अब यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने पर परीक्षार्थी uppbpp.gov.in पर चेक कर सकेंगे। इस परीक्षा में प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया। भर्ती परीक्षा के आंसर की पहले ही जारी हो चुकी है। इस पर आपत्तियां भी ली जा चुकी हैं। अब नतीजों का इंतजार है। uppbpp 9534 एसआई भर्ती 2021 परीक्षा का आयोजन 3 चरणों में 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक किया गया था। विधानसभा के बाद अब विधान परिषद चुनाव की बारी। 36 एमएलसी सीट्स के लिए कब शुरू होगी प्रक्रिया? विधानसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव की बारी है। परिषद के स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र की 36 एमएलसी सीट्स पर आगामी 15 मार्च से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक इस उच्च सदन में समाजवादी पार्टी के मुकाबले कम सदस्य वाली भारतीय जनता पार्टी अब दोबारा सत्ता में लौटने के बाद एमएलसी के इस चुनाव में बहुमत हासिल करने में पूरा जोर लगाएगी। यही नहीं, विधानसभा चुनाव में भाजपा के हारे प्रमुख नेताओं केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश राणा, संगीत सोम, सतीश द्विवेदी, उपेंद्र तिवारी आदि को एमएलसी बनाकर सरकार में शामिल होने का मौका दिया जा सकता है। मुस्लिमों ने हमें वोट नहीं दिया क्योंकि वो बीजेपी को हराना चाहते थे। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बात करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती शुक्रवार को मीडिया के सामने आई। चुनाव में मिली भाजपा की जीत और बसपा कांग्रेस की हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भाजपा और सपा पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा को सपा के गुंडाराज से बचने के लिए एक तरफा वोट दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज बसपा के साथ तो लगा रहा, परंतु इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया। इससे बसपा को भारी नुकसान हुआ। योगी का नया मंत्रिमंडल 15 को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। बेबी रानी मौर्य बन सकती हैं डिप्टी सीएम। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए दमदार वापसी की है। बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटों पर जीत हासिल की। अब जनता से लेकर नए विधायकों की नजर सिर्फ इस बात पर है कि किन्हें मंत्री पद मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 15 मार्च को नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। ये बात तो तय है कि नए मंत्रिमंडल में चेहरे भी नए होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि नया मंत्रिमंडल 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में करीब 2 साल का वक्त बचा है। इसे देखते हुए नए मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन को साधने की चुनौती रहेगी। राष्ट्रवादी सरकार बनने पर अधिवक्ताओं में खुशी की लहर। जनपद में जगह जगह जश्न का माहौल। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने प्रदेश में फिर भाजपा सरकार बनने की खुशी मनाई, एक दूसरे को बधाई दी और मिठाई बांटी और राष्ट्रवादी सोच की सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को नमन करते हुए आभार जताया। वहीं दूसरी ओर पूरे जनपद में जश्न का माहौल है। प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 8 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर विजयी रही। अधिवक्ता परिषद के प्रदेश महामंत्री शीतल प्रसाद गौड़ ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की योजना और समाज के निचले स्तर पर जीवन यापन करने वाले नागरिकों के उत्थान को समर्पित योगी की सरकार को फिर से बनाने पर प्रदेश की जनता का आभार जताया। राम मंदिर परिसर पहुंचा 3 लाख किलो वजन को उठाने वाली क्रेन मशीन। जाने किस कार्य में होगा प्रयोग? उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारी बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण अब और तीव्र गति से किए जाने की तैयारी शुरू हो गई, जिसके लिए कार्य क्षमता को बढ़ाने वाली देश की कई बड़ी मशीनों को निर्माण के लिए परिसर में उतार दिया गया है। ट्रस्ट के मुताबिक दिए गए समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के लिए नींव पर फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है, जिसमें कर्नाटक के ग्रेनाइट पत्थरों से इस पूरे फर्श को 4 मीटर ऊंचा बनेगा। इसके लिए राम जन्मभूमि परिसर में 4 टावर क्रेन लगाए गए हैं। हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। अभी फटाफट जुड़े इस योजना से।
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अपने अपने स्तर पर कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इनका उद्देश्य सीधे तौर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाना है। इन योजनाओं के जरिए सरकार लोगों के बैंक खाते में सीधे आर्थिक मदद भेजती है, जबकि कई अन्य योजनाओं में स्वास्थ्य सुविधाएं, मुफ्त या सस्ता राशन, बीमा कवर, घर बनाने की मदद की जाती है। ऐसी ही एक योजना की शुरुआत साल 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई, जिसका नाम अटल पेंशन योजना है। इस योजना के तहत 5,000 रुपए मिलेंगे। इनके खाते में ट्रांसफर होंगे 100 करोड़। बोर्ड बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अनक्लेम 100 करोड़ की राशि सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर की जा सकती है। इसके लिए ईपीएफओ ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जो आज शनिवार को गुवाहाटी में होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में रखा जा सकता है। इधर ईपीएफओ ने ब्याज 12,785 करोड़ रुपए कमाए। इसमें से 5,529 करोड़ रुपए का पूंजीगत लाभ का उपयोग करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अनक्लेम 100 करोड़ की रकम सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड को देने का आज शनिवार को होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रख सकता है। ऐसे करे केले की खेती, हो जाएंगे मालामाल। ये विभाग फल फूल, मिर्च, मसालों की खेती के लिए दे रहा अनुदान। जनपद के करीब आधा दर्जन ब्लॉक्स में बड़ी संख्या में किसान अब केले की खेती कर रहे हैं। इसमें हल्दर मऊ ब्लॉक का मैजापुर क्षेत्र केले का हब बन चुका है। केले की खेती कर रहे किसान पप्पू शुक्ला बताते हैं कि जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में केले की पौध की रोपाई करने से उत्पादन बेहतर होता है। पौधों का रोपण करने के लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करें कि मिट्टी पूरी तरह से भुरभुरी हो जाए। फिर गहरी नालियां बनाकर पंक्ति में पौधों की रोपाई करना चाहिए। इसके लिए जीवाश्म युक्त दोमट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। क्लास 1 एडमिशन की उम्र का मामला हाईकोर्ट में, केंद्र ने किया बचाव। केंद्रीय विद्यालय संगठन के आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षा 1 के लिए न्यूनतम आयु मानदंड को 6 वर्ष करने के बाद इस पर विवाद शुरू हो गया। 5 साल के बच्चे के पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कक्षा 1 के लिए प्रवेश आयु मानदंड को 5 से 6 साल करने के निर्णय को चुनौती दी। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में अपने फैसले का बचाव किया। केंद्र सरकार की ओर से वकील ने अदालत को बताया कि कक्षा 1 के लिए न्यूनतम केवी प्रवेश आयु मानदंड को 6 साल तय करना एनईपी 2020 के अनुरूप था, जिसका पालन प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय को करना होता है। एसबीआई ग्राहकों के लिए खुशखबरी। भारतीय स्टेट बैंक ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की बल्क फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में 20 से 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक ये नई दर 10 मार्च 2022 से लागू हुई। एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक बैंक ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की एफडी पर ब्याज दर 211 दिनों से लेकर 356 दिनों से कम अवधि के लिए 20 आधार अंकों तक बढ़ा दी। 10 मार्च से बल्क एफडी अब 3.10% से बढ़कर 3.30% हो गई। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश करने से हर महीने मिलेंगे 4,950 रुपए। ऐसे समय में लोग गारंटीड रिटर्न वाली स्कीम में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। यदि आप भी ऐसी ही किसी स्कीम की तलाश में हैं, तो आज आपकी ये तलाश खत्म होने वाली है। आज हम आपको इस खबर में पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में बताएंगे। वैसे तो पोस्ट ऑफिस हमेशा ही अपने ग्राहकों के लिए बेहतरीन प्लान्स लेकर आता है। इसी दिशा में अब पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के जरिए आप 4,950 की मंथली इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम के लिए आपको कम से कम 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना होगा। एकल खाते में अधिकतम 4 लाख रुपए तथा ज्वाइंट खाते में 9 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। बता दें कि ज्वाइंट अकाउंट में सभी अकाउंट होल्डर की हिस्सेदारी बराबर होती है। जिंदल की कंपनी ने मुनाफा बांटने का किया ऐलान। अचानक बढ़ गई शेयर की खरीदारी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड निवेशकों को अपना मुनाफा बांटेगी। इस खबर के बाद जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का शेयर रॉकेट की तरह भागने लगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निवेशकों को लाभांश का भुगतान करेगी और उसका लक्ष्य आगामी वित्त वर्ष में पूरी तरह से कर्ज मुक्त बनने का है। कंपनी ने कहा कि 1 रुपए प्रति इक्विटी शेयर पर 100% का अंतरिम लाभांश दिया जाएगा। अंतरिम लाभांश की रिकॉर्ड तिथि शनिवार 19 मार्च 2022 है। पेट्रोल 50 रुपए, डीजल 75 रुपए महंगा। श्रीलंका में इंडियन ऑयल ने झटके में बढ़ाई कीमत। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ने को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की श्रीलंका स्थित सब्सिडियरी ने देश के लोगों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल कंपनी ने श्रीलंकाई रुपए के बहुत अधिक अवमूल्यन के कारण पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें बढ़ा दी। बढ़े हुए दाम शुक्रवार से प्रभाव में आ गए। 1 महीने में ये तीसरी बार है जब कंपनी ने ईंधन के दाम बढ़ाए। लंका इंडियन ऑयल कंपनी ने कहा कि डीजल की खुदरा कीमत 75 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल की 50 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई की बड़ी कार्रवाई। नए ग्राहक जोड़ने पर लगी रोक।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बड़ा एक्शन हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहक जोड़ने से रोकने का निर्देश दिया। ये रोक तत्काल प्रभाव से लागू है। बैंक से यह भी कहा गया कि उसके आईटी सिस्टम का व्यापक ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त की जाए। बता दें कि आरबीआई ने कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत की। पेटीएम से कहा गया कि वो सबसे पहले अपने आईटी सिस्टम का ऑडिट कराए। नए कस्टमर तभी जोड़े जाएंगे जबकि आरबीआई इसकी इजाजत दे। आरडी पर चाहिए ज्यादा ब्याज दर तो ये बैंक दे रहा है मौका। ऐसे समय में जब बैंक जमा और लोकप्रिय छोटी बचत योजनाएं भारत में औसत मुद्रास्फीति दर को मात देने में सक्षम नहीं, कुछ छोटे वित्त बैंक सावधि जमा पर उचित ब्याज की पेशकश कर रहे हैं, जो उन निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं जो अपने निवेश पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसा ही एक SFB है। ये 2 साल के कार्यकाल के लिए जमा दर पर 7.50% की आवर्ती जमा ब्याज दर या आरडी ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये अतिरिक्त 50 BPS अधिक आरडी ब्याज दर की पेशकश कर रहा है, जिसका अर्थ है कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में 2 साल के लिए वरिष्ठ नागरिक आरडी ब्याज दर 8% है। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा डे नाइट टेस्ट मैच आज। जाने कब कहां कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जा रही है। टीम इंडिया ने सीरीज के पहले टेस्ट मैच में शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का दूसरा डे नाइट टेस्ट मैच आज यानी 12 मार्च से बेंगलौर में खेले जाएगा। चलिए जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा डे नाइट टेस्ट का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर देख सकते हैं। श्रीलंका सीरीज में पहली बार टीम इंडिया के नियमित कप्तानी करने वाले रोहित शर्मा पहला टेस्ट मैच जीतकर दूसरा डे नाइट टेस्ट मैच में जीत हासिल करना चाहेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।